हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजवल। मैं प्रोग्राम के साथ अपने जो स्टार स्पोर्ट्स मेरा जो प्रोग्राम है स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स, उसके साथ मैं लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड सीरीज़ की, तो पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जो है वो जो लीड्स में खेलना था वो अनफॉर्चुनेटली इसमें बारिश हो गई थी। फिर पाकिस्तान ने दूसरा मैच खेला और दूसरे मैच में पाकिस्तान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है 160 रन पे ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान को 183 रन का जो हदफ है वो पाकिस्तान अबूर नहीं कर पाया। उसमें कुछ पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स ये थी कि फ़खर जमान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, क्विक फायरी इनिंग्स खेली। 21 बॉलों में 45 रन फ़खर जमान ने जो बनाए, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनिंग्स पाकिस्तान के काम ना आ सकी। और फर्दर मोर अगर बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान ने शाहीन ने 3 विकेटें ली, इमाद बड़े इकोनॉमिकल रहे, 4 ओवर में 19 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। साथ साथ जो है आमिर भी काइंड ऑफ इकोनॉमिकल रहे, 32 रन दिए 4 ओवरों में। शादाब बड़े कॉस्टली रहे। शादाब ने जो है वो अगर बात करें 4 ओवर्स में 50 से ऊपर रन जो है वो खाए और 14 से ऊपर की इकॉनमी थी उनकी। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो बड़ा एक वर्स्ट सिनेरियो बना हुआ है शादाब के लिए। उनकी बॉल टर्न भी नहीं हो रही है और उस तरीके से वो पाकिस्तान को उनको कंडीशंस भी फेवर नहीं कर रही हैं और अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के लिए। जो वो अगर शादाब ने वहाँ पे रन रोके होते, कुछ कम मार पीटी होती उनको, तो शायद पाकिस्तान बेहतर ट्रैक पे होता और पाकिस्तान को कम स्कोर जो है वो चेज करना पड़ता। और क्विकली हम अपने गेस्ट की तरफ अब चलेंगे, उनसे तबसरा करते हैं जी। हमारे साथ वकार हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बहुत शुक्रिया अजमत भाई आपका। सर आपका शुक्रिया। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज है वो उसका दूसरा मैच जो है, पहला मैच तो बारिश की नज़र हो गया था, दूसरा मैच जो है वो खेला गया, उसमें पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा। कंडीशन सम हो पाकिस्तान को फेवर भी कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। फ़खर जमान की अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग में वो ग्रिप नहीं पाकिस्तान की नजर आई। मिडिल ओवर्स में आपकी विकेटें गिरी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान हार गया। तो आप ओवरऑल इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम ने खेलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे कप्तान बाबर आजम है उनकी नाकिस हिकमती अमली की वजह से मैं ये समझूंगा कि मैच हम हार गए हैं। क्योंकि शुरू से ही हम बहस कर रहे थे, प्रोग्राम में भी हम काफी हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि फखर जमान को ओपन भेजना चाहिए था। क्योंकि आपने देखा कि फखर जमान जब भी इंग्लैंड के टूर करते हैं तो उनका बल्ला खूब चलता है और विकेट भी जो सी है वो काफी जबरदस्त थी, बैटिंग के लिए वो काफी सूझबंद थी। जो बॉल है वो बैट पर आ रहा था। आपने देखा होगा कि फखर जमान ने काफी अच्छे स्ट्रोक खेले, लेकिन इसके बावजूद आपने ये देखा कि साइम अयूब जो थे वो मुसलसल फेल हो रहे हैं और नाकाम है। लेकिन इसके बावजूद आप उसका बोझ उठाते चले जा रहे हैं। और आपने ये देखा आयरलैंड के खिलाफ भी वो नहीं चले, यहाँ तक कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑडिशन हुआ था उसमें भी उन्होंने जाराना कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया गया। उसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में अब शामिल कर लिया गया। आपने देखा कि पहले मैच में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, आपने उनको ओपन भेज दिया। और जहां तक मोहम्मद रिजवान की बात है, मोहम्मद रिजवान तो एक जबरदस्त बैटर है और बैट लग चलती रहती है। वो तो एक कैच आउट हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छे प्लेयर है, उनकी ओपनिंग में जगह बनती है। लेकिन इसके साथ साथ फखर जमान को मौका देना चाहिए था। लेकिन हम इमाद वसीम की बात करें, इमाद वसीम को हमने टीम में शामिल किया, बहुत अच्छी चॉइस थी। इमाद वसीम ने जबरदस्त इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने बैटिंग भी जबरदस्त की। लेकिन आजम खान को भी मैं साइम अयूब की कैटेगरी में डालूंगा कि आजम खान के वाले से भी हम काफी डिस्कस कर रहे थे कि आजम खान की भी टीम में जगह नहीं बनती और आजम खान को आप कीपिंग भी करवा रहे हैं और मोहम्मद रिजवान को आप ऐसा फील्डर खिला रहे हैं और ऐसा बैटर खिला रहे हैं। तो आजम खान की किसी भी सूरत में जगह नहीं बनती थी। आजम खान की जगह अगर आप सलमान अली आगा को मौका देते तो मेरा ख्याल वो काफी हमारे लिए कारआमद साबित हो सकते थे। लेकिन इसके बावजूद के विकेट काफी अच्छी थी जो बैटर्स के लिए काफी सूझबंद रही। और आपने देखा था कि इंग्लैंड के जो बैटर हैं उन्होंने भी झारना स्ट्रोक खेले थे, लेकिन उम्मीद ही की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो टीम है इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था इस पिच पर। मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो 2 ओवर पहले ये मैच खत्म कर लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। हमारे जो मुकम्मल बैटिंग ऑर्डर जिसे हम कहेंगे, फखर जमान के अलावा उसके अलावा इफ्तिखार अहमद काफी अच्छा खेले हैं, आजम खान बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सके, इसके अलावा साइम अयूब मुकम्मल तौर पर खिलाफ हो गए और शादाब खान के हवाले से भी काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि उनकी भी सिलेक्शन पर सवालिया निशान है। सिर्फ मैं ही बात नहीं कर रहा, बल्कि सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें, शादाब खान पर काफी तनकीद हो रही है। शादाब खान सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस किए हुए हैं और बॉलिंग पर बिल्कुल भी वो तवज्जो नहीं दे रहे, हालांकि उन्हें ऑलराउंड की कैटेगरी से फर्क लाया जाता है। लेकिन शादाब खान ने बैटिंग भी करके नहीं दिखाई और नेट पर वो ज्यादातर बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इनकी जगह अगर हम चाहें तो हमारे पास काफी अच्छे ऑलराउंडर मौजूद थे,
आप उन्हें भी टीम में शामिल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब तो जो हुआ सो हुआ। अब तो फाइनल स्पॉट का ऐलान हो गया मेगा वर्ल्ड कप के लिए, और ये हमारी जो सीरीज है इंग्लैंड के साथ जो T20 सीरीज हो रही है, हमारे लिए टेस्ट सीरीज हो रही है किस्म की, यानी कि तमाम खिलाड़ी, इसके अलावा जो हमारे बॉलर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे बैटर्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर टेस्ट हो रहे हैं कि वो किस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और किस हिकमत अमली के साथ वो मेगा इवेंट में मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ मैदान में उतरते हैं जो अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अब बैकअप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास बैकअप में इस वक्त एक बैट्समैन मौजूद है, उस्मान खान, तो उनको आप आजमा सकते हैं नेक्स्ट मैचेस में, शायद उनको मौका भी मिले, क्योंकि आजम खान उस तरह क्लिक नहीं हो पा रहे। लेकिन आपके पास बैकअप भी इतना कोई मजबूत नहीं है कि उस्मान खान भी अभी नए नए आए हैं, तो आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं मौजूद बैकअप में जो आपको लगे कि शायद ये पाकिस्तान टीम को संभाल लेगा। उस्मान खान भी एक गैम्बल है, एक जुआ है कि अगर चल गया तो चल गया, क्योंकि आपको पता है वो किस कंडीशंस में, किस प्रेशर के साथ पाकिस्तान को उन्होंने ज्वाइन किया है, UAE और सारा मामला। तो आप क्या समझते हैं कि हमें आजम खान या उस्मान खान में से आप नहीं समझते कि एक प्लेयर को ले जाना चाहिए था? क्योंकि हमारे पास 3 विकेट कीपर हैं इस वक्त, रिजवान भी हैं, उस्मान खान भी हैं, आजम खान भी हैं, तो ये क्या माजरा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस्मान खान को अगर आप लेकर गए हैं, वो यकीनन दबाव का शिकार रहे हैं और काफी उनके ऊपर सवालात भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया है। लेकिन जब आपने टीम में शामिल किया तो उनको मौका तो दें। आप आजम खान को हर बार खिलाते हैं, लेकिन आपने उस्मान खान को बाहर बैठाए रखा। लेकिन आप भी समझते हैं इनको सीरीज मिली है न्यूजीलैंड वाली उस्मान खान को? बिल्कुल वो भी मिली है, आप सही कह रहे हैं कि उस्मान खान उस हवाले से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उस्मान खान को भी टीम में शामिल नहीं करना चाहिए था। सेलेक्शन कमेटी के हवाले से सोच विचार करना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर काफी प्रेशर रहा। उसने UAE की क्रिकेट छोड़ दी, इस हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी ने देखा कि उसने तो काफी कुर्बानी दी है, लेकिन इस हवाले से ताकि मीडिया इस हवाले से तनकीद ना करे और सोशल मीडिया खास करके इस हवाले से तनकीद ना करे, तो उन्हें टीम में शामिल किया गया। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके स्क्वाड में आजम खान भी मौजूद है, आपके स्क्वाड में उस्मान खान भी मौजूद है, तो उस पर फिर आपको प्रेफर उस्मान खान को करना चाहिए था, उस्मान खान को मजीद मौका देना चाहिए था, क्योंकि आजम खान को तो काफी अर्से से हम मौका दे रहे हैं टीम में, मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ उनको खिला भी रहे हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज के आप टूर भी करवा रहे हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तान का दौरा कोई टीम करती है उसके अगेंस्ट भी आप आजम खान को खिलाते हैं, लेकिन आजम खान उस हवाले से परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको टीम में शामिल किया। तो अब मुझे चाहिए था कि मेरे ख्याल से जो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान खान को मौका देना चाहिए था, क्योंकि उस्मान खान अब चॉइस कोई नहीं ना, जिस तरह कि आपने बता दिया कि अब आपने बैकअप में उनके कोई खिलाड़ी चूज नहीं किया, अब आपने उस्मान खान को रख लिया, आजम खान को उस्मान खान को मौका देना चाहिए था, क्योंकि अब उस्मान खान ने कम क्रिकेट के लिए देखते हैं आगे वो किस तरह बैटिंग करता है, किस तरह कीपिंग करता है, तो उस हवाले से उसको भी मुकम्मल तौर पर टेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, और फर्दर मोर अब चलते हैं थोड़ा सा बाबर के स्ट्राइक रेट पे आज मैं बात करना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा उन्होंने 123 के स्ट्राइक रेट से कल खेला, क्योंकि आपको पता है बैटिंग के लिए साजगार विकेट थी और बाबर को शुरू में कुछ चौके भी मिले, उन्होंने खेला, बाउंड्रीज भी मिली उनको, लेकिन बीच में आके बाबर थोड़े से स्लो हो गए। अच्छा, हमारे साथ जो है लाइन इस वक्त ड्रॉप हो गई है वकार हुसैन साहब की, लेकिन अब हम थोड़ा सा मैच को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो मुकाबला हुआ जी, उसमें बेसिकली 160 रन जो थे पाकिस्तान इस पे ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान को 183 रन का जो हदफ जो था वो अबूर करना था बेसिकली, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 160 रन पे ढेर हो गया। और पाकिस्तान ने जब बात करें हम उसकी सबसे पहले पाकिस्तान की जब ओपनिंग आती है तो बाबर आजम और सबसे पहले जो साइम अयूब और रिजवान आए, जो रिजवान थे वो 0 पे आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली इनको बॉल नहीं समझ आया, बॉल ट्रिकी था क्या था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि रिजवान की अगर बात करें बड़े रेगुलर हैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म जो करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर रिजवान शायद अगर एक अच्छी इनिंग्स खेल जाते, कल 40-50 रन की भी इनिंग्स रिजवान अगर खेल जाते तो हमें शायद मौका मिलता कि हम वो मैच जीत जाते। और फर्दर मोर अगर हम बात करें साइम अयूब की मुझे थोड़ी सी खुद समझ नहीं आ रही, उनको इतने मौके दिए गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर हम इन दी एंड हमें मिलता क्या है कि आपने बाबर और रिजवान की, क्योंकि लोग बात कर रहे थे कि बाबर और रिजवान की बड़ी अच्छी ओपनिंग थी, बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड उनका था, बड़ी अच्छी ओपनिंग जोड़ी थी। साइम अयूब को प्रमोट करने के लिए, इनको लाने के लिए बाबर की जो है वो बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है तोड़ी गई और फिर साइम अयूब को मौका मिला, लेकिन साइम अयूब क्लिक नहीं कर रहे। 1.50 नहीं है उनका, उन्होंने कितने मैचेस खेलनी है और एक उनका 50 नहीं है अभी तक। और इवन शुएब मलिक ने स्टेटमेंट दी थी कि साइम अयूब जैसे प्लेयर्स जो होते हैं उनको
वो हाई रिस्क प्लेयर्स होते हैं, उनको जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं तो उनके पास चांस कम होता है सर्वाइव करने का, क्योंकि ये आपको पावर प्ले में अटैक करके देते हैं, लेकिन वो भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। साइम अयूब 2 ओवर्स नहीं खेल पाते और अनफॉर्चुनेटली जो है वो पेविलियन को लौट जाते हैं वापस। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि हम जो है साइम अयूब अगर हमने इनको खिलाना है पाकिस्तान में तो हमें परफॉर्म करके दें, क्योंकि उनको रेगुलर मौके जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और भी प्लेयर्स हमारे पास अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स मौजूद है जो पीछे बैठे हुए हैं। तो हम साइम अयूब को जो है हमने बड़ा गोल्डन चांस दिया हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको हम फेवर कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन हम अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम वर्ल्ड कप में देखें, क्योंकि अब आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो ऐलान हो गया है, लेकिन साइम अयूब जो है उनको स्टिल स्टिक किया गया पाकिस्तान टीम में। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे वो वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कैरेबियन में उनका तजर्बा है, उन्होंने कैरेबियन लीग खेली हुई है और वो बड़े ब्रिलियंट प्लेयर है। हम फर्दर मोर इन चीज़ों को मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे साथ वकार हुसैन साहब जो है दोबारा जुड़ गए हैं और उनको दोबारा वेलकम करते हैं शो में। सर वेलकम इन द शो। वकार हुसैन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल अजोद भाई, आ रही है बात। सर वो लाइन उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई थी आपकी तरफ से, लेकिन हम क्विकली जो है वापस चलते हैं। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे मैं बात कर रहा था, आपने नोटिस किया होगा बाबर आजम ने को शुरू में चौके भी मिले और अच्छी वो इनिंग्स खेलने की तरफ जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो आउट हो गए। लेकिन अगर अब बात करें जिस तरीके से उन्होंने 123 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला, मेरा मेन कंसर्न ये है कि बाबर 140 या 150 के स्ट्राइक रेट से क्यों नहीं कल खेले। 123 के स्ट्राइक रेट पे 26 बालों में उन्होंने 32 या 31 स्कोर किया है, लेकिन अगर यही बाबर आजम ने अगर 26 बालों में आपको 45 स्कोर करके दिया तो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो तो ऐसे ही है, कोई इतना खास बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं होता है। बाबर आजम इसी तरह ही खेलते हैं और अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल जो गुज़श्ता मैच हुआ था तो उसमें हमने देखा था कि बाबर आजम में थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं खेला जो T20 का फॉर्मेट होता है जिस हिसाब से उनको खेलना चाहिए था, और वो टीम के कप्तान थे और उनको बताना चाहिए था अपने प्लेयर्स को भी कि इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और इस तरह की एफर्ट करते हैं तो मैच जीता जा सकता है। और आपने माजी में भी देखा होगा कि बाबर आजम का मेरे ख्याल से कितना बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं था। आपने सही कहा कि बाबर आजम को 140 के स्ट्राइक रेट से और 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था, और बाबर आजम को मौका भी अच्छा मिला था और बाबर आजम के मुताबिक ये पिच भी तैयार की गई थी, क्योंकि जो बॉल था वो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि बैट पर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, और हर बल्लेबाज कोशिश करने की जो कोशिश करता था शॉट खेलने की वो उस हवाले से जाती थी। लेकिन वहां जिस आप साइम अयूब की हम बात करते हैं, साइम अयूब को टीम में शामिल किया गया। साइम अयूब को हर बॉल पे ये कोशिश करता है कि मैं 9 लुक शॉट खेलूं। अब 9 लुक शॉट को जो मुखालिफ टीम के जो बॉलर्स हैं, इनके इसके अलावा जो फील्डर्स हैं वो उसको समझ चुके हैं, वो वहां पर फाइनल लेग पे फील्डर ले लेते हैं। अभी फाइनल लेग पर खेलते हैं, वहां पर फील्डर मौजूद होता है 9 लुक शॉट के चक्कर में। तो आपके इसके अलावा 9 लुक के अलावा आपको मुख्तलिफ वैराइटीज भी आपको यहाँ पर पेश करनी होगी और मुख्तलिफ टेक्निक से यहाँ पर खेलना होगा। और बाबर आजम को आप चाहिए कि अब जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मजीद मैचेस 2 बचे हैं उसमें भी बेहतर स्ट्राइक रेट से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि मेगा इवेंट आ रहा है और पाकिस्तान टीम के वो कैप्टन है और बाबर आजम को अब अलग झलक होना पड़ेगा और अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि बाबर आजम में अभी दम है और कप्तानी से जो उनको हटाया गया था वो एक गलत फैसला किया गया था और वो कप्तानी के लिए मुकम्मल तौर पर सूझबंद है और इस तरह खेलते हैं और इस तरह अपनी टीम को मैचेस जीत पाते हैं। ठीक है, फर्दर मोर अब हम आजम खान के वो थोड़ा सा आ जाते हैं। पहले हमने गुफ्तगू तो की थी इनके बारे में, लेकिन अब मुझे बताएं कि अब आपके पास आजम खान मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब अगला जो मैच आना है पाकिस्तान का जो तीसरा T20 होगा, वो भी अगर पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान सीरीज़ हार जाएगा। बड़ा ये एक अहम मुकाबला है पाकिस्तान के लिए, जो तीसरा T20 जो बेसिकली तीसरा T20 पाकिस्तान ने खेलना है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अब मुझे ये बताइए आप थोड़ा सा कि पाकिस्तान अगर वो मैच आता है, जब मैच आएगा बारिश नहीं होती, पूरा मैच खेला जाता है, किस प्लेयर को चांस देना चाहिए, बेसिकली आजम खान या उस्मान खान? आप नहीं समझते कि अब हक जो है वो बेसिकली उस्मान खान का है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अब बाबर आजम फैसला करें और अब उस्मान खान को मौका दें, क्योंकि उस्मान खान ने कम क्रिकेट खेली आजम खान के मुकाबले में, क्योंकि आजम खान तो काफी अच्छे से पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और उस्मान खान तो अभी हाल ही में PSL का जो एडिशन हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद उनको टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने UAE की क्रिकेट छोड़ी थी, उसके बाद सेलेक्शन कमेटी ने उनको देखा और टीम में शामिल किया। जब उस्मान खान को आपने शामिल किया तो उस्मान खान को मौका दें। और इसके अलावा मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा कि आपने हसन अली को भी मौका दिया। हसन अली को आप लेकर के बाद में आपने हसन अली को ड्रॉप कर दिया, टीम से आउट कर दिया। अब उनको आपने कहा कि आप काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी ने ये पहले ये कहा था कि वो
सिलेक्शन कमेटी भी मुकम्मल तौर पर Confused है। इस हवाले से कंफ्यूज थी ना, ठीक क्योंकि वो क्या मेडिकल पैनल ने आपको नहीं बताया जो हारिस रऊफ का तिब्बी माहिरीन जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे कि जो हारिस रऊफ है मुकम्मल तौर पर फिट है कि नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी कंफ्यूज थी। जहाँ तक कि वहाब रियाज और जितनी भी सिलेक्शन कमेटी के अरकान थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हसन अली को हम बैकअप के तौर पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें डाउट है कि हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हैं कि या नहीं है। अगर हारिस रऊफ परफॉर्म करते हैं और हम देख लेते हैं कि उनमें अब किसी भी किस्म की इंजरी नहीं है, तो अब फिर हम हसन अली को आउट करेंगे। लेकिन हसन अली को आप लेके गए, फिर आपने हसन अली को आयरलैंड के खिलाफ टीम में मौका भी दिया। आपने हसन अली को भी जज करने की पूरी कोशिश की है कि हसन अली उनके मेयार पर पूरा उतरे और हसन अली को मेन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। हसन अली ने परफॉर्म नहीं किया और उनको टीम से आउट कर दिया। इमाद पे थोड़ा सा आ जाते हैं, मुझे तो थोड़ा दुख भी हो रहा है कि काश आप इनको वर्ल्ड कप में ले जाते, जो आपका पीछे वर्ल्ड कप हुआ है जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप। हाँ 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हुआ है आपके 2023 में, तो इमाद तो अभी भी पूरे तैयार रेडी हॉर्स जिसको कहते हैं, तैयार घोड़े, और जिस तरीके से वो इन्होंने परफॉर्म किया है लास्ट मैच में, आपने नोटिस किया होगा 4 ओवर्स कराए हैं, 19 रन, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, आपने जो है 2 विकेटें भी ले ली और साथ आपने कुछ रन, आप बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 22 स्कोर बनाया अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। तो इमाद में तो अभी दमखम है, तो ये कहाँ थे इमाद, कहाँ छुप गए थे, कहाँ घूम गए थे, क्या पीसीबी इनसे नाराज क्यों हो गया था? इमाद वसीम तो कहीं नहीं छुप गए थे, इमाद वसीम तो अवेलेबल थे। यहाँ के जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, तो वो उसके लिए भी दस्तयाब थे। उन्होंने अपने आप को शो करने की कोशिश की थी कि मुझे टीम में शामिल करें, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उनको टीम में शामिल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि काफी अर्से से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, जिसकी वजह से अब उन्हें मुकम्मल तमाम SOPs को फॉलो करना होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना होगा, नेशनल T20 कप खेलना होगा, उसमें आपको परफॉर्म करना होगा, उसके बाद आपको टीम में शामिल करेंगे तो आपको देखेंगे आपकी कारकर्दगी कैसी है, उसकी बिना पर आपको टीम में शामिल करेंगे। यही कंडीशन आपने मोहम्मद आमिर को लगाई हुई थी, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली थी, तो आपने तो उसको ये कहा था कि आप रिटायरमेंट वापस लें, उसके बाद हमारे SOPs को फॉलो करें, आप मुख्तलिफ लेवल की क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसमें आप परफॉर्म करें, उसके बाद आपको टीम में शामिल करेंगे, तो फिर बाद में आपको टीम में पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया जाएगा। समझते सर कि सीनियर्स के साथ सीनियर्स को थोड़ी सी लिवरेज होनी चाहिए, ये ज्यादती थी सीनियर्स के साथ? बिल्कुल, को वो नया प्लेयर थोड़ी था। आप उस्मान खान के वाले से आप ये बात कर सकते हैं कि आपने उस्मान खान को टीम में शामिल किया, उस्मान खान ने परफॉर्म नहीं किया और उसने SOPs को फॉलो नहीं किया, उसने आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, तो आपने ये कंडीशन लगा दी, तो ये तो बात बनती है कि आपने सही फैसला किया। लेकिन आप ये देखें कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर काफी अर्से से क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत भी बेपनाह है। कई मैचेस ऐसे हैं जो इमाद वसीम ने आपको जितवा कर दिए हैं, मोहम्मद आमिर ने आपको जितवा के दिए हैं, और आपने उनके ऊपर कंडीशन लगा दी और आपने ये कहा कि ये नखरे करते हैं। नखरे तो प्लेयर करता ही है, तमाम मुल्कों के जो प्लेयर्स होते हैं वो तो इस हवाले से अपनी शर्त मनवाने की कोशिश करते हैं, तो आपको टीम में शामिल करना चाहिए था ना। आपने बिल्कुल सही बात की, अगर इमाद वसीम को 50 ओवर के वर्ल्ड कप में शामिल किया जाता तो कंडीशन कदरे मुख्तलिफ होती है। आपको एक ऑलराउंडर मिल जाता है, एक अच्छा हार्ड हिटर मिल जाता, एक अच्छा आपके पास बॉलर मौजूद होता। तो आपने ये देखा कि आपके पास ऑलराउंडर मौजूद नहीं था, तो आपने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी आपने इफ्तिखार अहमद को चांस दिया, इफ्तिखार अहमद से आपने बॉलिंग करवाई। बाकी थोड़ा सा फ्लैशबैक में आते हैं, ये बात क्योंकि वर्ल्ड कप की बात थोड़ी सी छिड़ी है तो मैं उसको थोड़ी सी बात कर देता हूँ। आप वैसे क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री हैंड है, हम खुल के बात कर सकते हैं, तो आप वैसे बेसिकली क्या समझते हैं कि जो इमाद वसीम को वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाया गया था 2023 का जो वर्ल्ड कप था, बेसिकली उसके पीछे रीजन जो है वो आपके हेड कोच थे या बाबर आजम थे? दोनों थे। ठीक है, दोनों थे। वहाब रियाज भी उनको रखना नहीं चाह रहे थे, तो हमारे कप्तान भी उनको रखना नहीं चाह रहे थे, और आपने देखा कि मोहम्मद हारिस हैं, वो एक अच्छे हार्ड हिटर हैं और T20 के लिए काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, वो भी विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बैटिंग भी काफी है। तो इस हवाले से उनसे क्वेश्चन भी किया गया था बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनके मेयार पर पूरा नहीं उतर रहे, यानी कि वो एज ओपनर खेलते हैं, तो ओपनर के हवाले से हमने ये चीजें देखनी होती हैं कि वो आप सिलेक्शन के मेयार पर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। इस हवाले से इसलिए उनको टीम में शामिल नहीं किया। इसके अलावा काफी प्लेयर्स हैं जो आपके पाइपलाइन में है, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया। जिस तरह अहमद शहजाद है, अहमद शहजाद को देख लें कि अहमद शहजाद के साथ तो काफी ज्यादती हुई है। पहले आप कहते रहे कि अहमद शहजाद परफॉर्म करे, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे, उसने नेशनल कप में परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से किसी भी फ्रेंचाइज ने उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अहमद शहजाद को टीम में शामिल करना चाहिए था। हर फ्रेंचाइज को चाहिए था कि कोशिश करते कि उसको अपने स्क्वाड में शामिल कर।
और गैरी क्रिस्टन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान टीम ने बड़ा भरपूर उनका वेलकम भी किया है। तो रोड मैप तो बेसिकली उनका यही नजर आता है कि वो बाबर आजम से ओपनिंग नहीं बल्कि उनको 1 डाउन पे बैटिंग करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने ये सही कहा। इस हवाले से तो काफी सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से बातचीत हो रही, काफी तनकीद हो रही है। अब बाबर आजम को चाहिए ना कि अपने आप को वो बिल्डअप करने की कोशिश करे और यहाँ तक कि अपनी कप्तानी को बेहतर करने की कोशिश करे और अपने आप को शो करे कि मैं एक अच्छी इनिंग्स खेल सकता हूँ। तो उसको देखते ही दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे। ठीक है। और शाहीन जब जिस तरीके से आजकल बॉलिंग कर रहे हैं, रेगुलरली विकेटें भी उनको मिल रही हैं, उनका बॉल समहाउ मुझे लग रहा है कि थोड़ा हिल भी रहा है। तो बेसिकली आप वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि जो हम एक पुराना शाहीन देखते थे जो वाकई शाहीन था और रफ्तार भी बड़ी अच्छी थी और शाहीन की तरह वो एक्ट भी करते थे और जब विकेट मिलती थी तो सेलिब्रेशन भी भरपूर करते थे, तो आप बेसिकली क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले शाहीन जो है वो तैयार है, वापस अपनी शेप में आ गए हैं, रेडी हैं? क्योंकि इंजरी जब उनको पुरानी हुई थी वो अब लग रहा है कि काफ़ी कदरे बेहतर हैं वो। तो आप बेसिकली कैसे देख रहे हैं उनको अब शाहीन को वर्ल्ड कप के लिए? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि शहनशाह अफरीदी काफी बेहतर है और मैं ये कहूँगा कि उनकी याददाश्त अब वापस आना शुरू हो गई है। ठीक है। यानी कि वो जिस टेक्निक के साथ बॉलिंग करते थे अब उनका वो रिदम वापस आना शुरू हो गया और काफी अरसे से वो इंजरी का शिकार रहे हैं। उसके बाद से उनका रिदम वापस नहीं आ पा रहा था, लेकिन हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखा कि उनकी बॉलिंग में काफी बेहतरी आई और इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने जब पिछले मैच में बॉलिंग की थी तो काफी उनकी बॉलिंग में बेहतरी देख रहा था, उनके फिटनेस के मेयार में भी काफी बेहतरी आ रही थी और उनका जो बॉलिंग का एक्शन था उसमें भी काफी बेहतरी आ रही थी और काफी अच्छे रिदम से वो भाग रहे थे। तो हमारे लिए काफी खुशकिस्मती है और हमारे लिए काफी अच्छा होगा कि शहनशाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर अपने उस रिदम में वापस आ जाए जो उनके लिए काफी पूरी दुनिया में मशहूर है कि जब वो अटैक करते हैं तो अटैक के दौरान ही वो 1 या 2 विकेट हासिल कर लेते हैं जो हमारी टीम के लिए ओवर में जो विकेट हासिल बिल्कुल हमारी टीम की जीत के लिए वो काफी कारआमद साबित होती हैं, जो इब्तिदा में ही वो 2 या 3 विकेट हासिल कर लेते हैं। सर बाकी कैरेबियन में जिस तरह वर्ल्ड कप होना है वैसे उस कंडीशंस के मुताबिक आपको पर्सनली क्या आप बिलीव करते हैं कि हमें जो है बेसिकली हमारे पास हारिस रऊफ हैं, हमारे पास मोहम्मद आमिर हैं, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे पास नसीम शाह हैं, 4 पिलर्स हैं हमारे पास, 4 की बॉलर्स हैं बेसिकली। तो आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि हमें जो है जब हमने वर्ल्ड कप में जाना है तो क्या हमें 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए या 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको तो अब शायद मौका ना मिले, शायद हमारे पास अबरार और इमाद वसीम तो फिर हैं ही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 3 पेसर्स और 2 फास्ट बॉलर, दो बेसिकली स्पिनर्स या 1 स्पिनर और 4 पेसर्स, क्या बेसिकली बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए वर्ल्ड कप में? क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर्स तो अच्छे हैं। बिल्कुल हमारे पास तो फास्ट बॉलर्स काफी अच्छे हैं। अब जो नसीम शाह है वो भी टीम में वापस आ चुके हैं और नसीम शाह भी एक अच्छे बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी रिदम में वापस आ चुके हैं और मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि हारिस रऊफ भी अपने उस रिदम में वापस आ जाए क्योंकि हारिस रऊफ भी इंजरी का शिकार हो चुके थे और इसके अलावा PSL में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आयरलैंड के खिलाफ भी हमने देखा कि उनकी वो बॉलिंग में वो रिदम नजर नहीं आया, लेकिन मैं दुआ वो उनके लिए कि वो भी अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि वो भी एक T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर समझे जाते हैं। तो ये तो अब पिच की कंडीशन देखनी पड़ेगी अमेरिका में कि वो पिचेस की कंडीशन कहती है क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा उसके बाद जब पहला मैच खेला जाएगा तो जब तभी अंदाजा हो जाएगा कि इंग्लैंड जो अमेरिका की जो पिचेस है उसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद ये लग रही है कि फास्ट ट्रैक होगा तो फास्ट बॉलर के साथ साथ जाना चाहिए, हमें 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं पिच के हवाले से तो वही अभी तक यही आएंगे कि वो फास्ट बॉलर के लिए काफी हेल्पफुल होंगी और स्पिन बॉलर को काफी मेहनत करना पड़ेगी वहाँ। मुझे लगता है कि 1 स्पिनर होना चाहिए और उसके अलावा हमारे पास ऑलराउंडर मौजूद हैं, इमाद वसीम वो तो टीम में शामिल होंगे, उनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा तो वो भी हमारे लिए काफी हमारी टीम के बड़ा साथ है, तो वो भी एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर सकते हैं। इफ्तिखार अहमद है आपके पास, तो फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए मेरे ख्याल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, पिक ऑफ द क्वेश्चन टुडे जो सबसे हमारा बड़ा सवाल, ये मैं ब्रेक भी कर दूंगा, ये मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आपका नाम लेके न्यूज़ भी ब्रेक कर दूंगा। बस आपने हमें थोड़ा सा ये बताना है कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप में अपना मुकाबला खेलेगा पहला न्यूयॉर्क के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान की ओपनिंग जो जोड़ी होगी वो बेसिकली क्या हमें फ़खर देखने को मिलेंगे, क्या हमें साइम अयूब और रिजवान देखने को मिलेंगे या दोबारा हमें बाबर और रिजवान देखने को मिलेंगे? ये ज़रा आपने हमें बताना है।
इंशाल्लाह हमें जो मोहम्मद रिजवान और फखर जमान मिलेंगे इंशाल्लाह। चले, क्योंकि फखर जमान ने परफॉर्म काफी अच्छा किया और अपने आप को बताया है कि इसकी जगह ओपनिंग में ही बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वकार हुसैन साहब जो है मौजूद थे, उनके साथ हमने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और हमारे साथ बड़ा उन्होंने हमारे प्रोग्राम में जो है वैल्यूएबल एडिशन किया और हमारे प्रोग्राम में जो हमें सारी इनपुट्स दी हमने आप तक पहुंचाई और बाकी जो है हमने कोशिश की कि आपके जो दिलों में जो पोशीदा हिडन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है आप तक पहुंचाए जाएं। तो बेसिकली नाज़रीन, अगर हम बात करें जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज है उसके 2 मुकाबले जो है वो बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान को जो है अब अपना जो लेटेस्ट मुकाबला खेलना है जो पाकिस्तान कल खेलेगा वो पाकिस्तान को मस्ट विन है। तो पाकिस्तान अगर वो जीतता है तो सीरीज जो है वो लाइव रहेगी, अगर पाकिस्तान वो मुकाबला हार जीतता है तो आप सीरीज हार जाओगे। तो अब पाकिस्तान के पास 2 ही मुकाबले हैं वर्ल्ड कप से जाने से पहले, तो आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आपको बेसिकली क्या अपनी प्लेइंग 11 खिलानी है और आपको इन 2 मैचेस में फैसला करना है, क्योंकि वर्ल्ड कप में नो मोर एक्सपेरिमेंट्स। वेरी सॉरी टू से, अगर वर्ल्ड कप में भी आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, तो फिर आप चैंपियन टीम की तरह नहीं खेलेंगे। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको कौन सी अपनी प्लेइंग 11 जो है वो खिलानी है। अगर आपने उस्मान खान को मौका देना है, फखर जमान को मौका देना है, तो इसको आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे चलें और अपनी टीम सेलेक्ट करें। और लास्ट मुकाबला जिस तरह मैं ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहा था कि मैंने साइम अयूब तक डिस्कस किया था, लेकिन आगे जो है इमाद वसीम बड़ी इकोनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग की थी लास्ट मुकाबले में, 2 विकेटें हासिल की, 19 रन दिए। आमिर ने जो है 4 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली लेकिन इकोनॉमिकल रहे। शाहीन बड़े इकोनॉमिकल रहे, साथ उन्होंने जो है 3 विकेटें भी हासिल की। शादाब थोड़े एक्सपेंसिव रहे थे, उनकी समझ नहीं आ रही कि वो इतने एक्सपेंसिव क्यों रह रहे हैं। फिर इफ्तिखार ने और इमाद ने नीचे कैमियोज खेले और फखर जमान ने बड़ी ब्रिलियंट इनिंग्स खेली। जो बाबर आजम थे उन्होंने 32 स्कोर बनाया जी, बेसिकली 26 गेंदों में 123 का स्ट्राइक रेट था। थोड़ी सी स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम ने उस तरीके से मैयार पे नहीं पूरा उतरे। अगर वही आप 26 बॉलों में जो है 40 रन बनाते हैं या 45 रन बनाते हैं तो शायद पाकिस्तान वो मुकाबला जीत जाता। लेकिन ये खैर चीजें हैं, पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा, तो अब नहीं तो कब नहीं, आपको कब सीखेंगे आप, फिर अब नहीं तो कब। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों पे अब काम करना पड़ेगा, अपने स्ट्राइक रेट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप है उसमें सारी टीमें जो है ज़बरदस्त खेलेंगी और ज़बरदस्त खेल पेश करेंगी और आपको एक अच्छी पेस के साथ फास्ट आपको अच्छे ट्रैक्स मिलेंगे और आपको बैटिंग के साथ अपनी बैटिंग में जो है मेयार बेहतर करना पड़ेगा अगर आपने मुकाबले जीतने हैं। हम जो है कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और नए गेस्ट के साथ दोबारा हम आपको कल ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।